ठीक है ना। तो एक एमसीक्यू यहाँ पे देखते हैं कि नॉर्मल होम्योस्टेसिस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी इज मेंटेन बाय पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। ये कौन सा इसमें आंसर होगा हमारा? तो नेगेटिव फीडबैक इसका आंसर है। अब देखते हैं होम्योस्टेसिस है क्या और ये इसका आंसर कैसे बनता है। ठीक है ना। ये होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस असल में है एक मेंटेनेंस। ठीक है ना। होम्योस्टेसिस मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस किस चीज़ की होम्योस्टेसिस है? मेंटेनेंस इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द सेल की। ठीक है ना। तो इसी को डेफिनेशन कहते हैं होम्योस्टेसिस की। ठीक है। होम्योस्टेसिस अगर सेल के केस में देखें तो सेल के अंदर एक इन्वायरमेंट होता है, इस इन्वायरमेंट की कॉन्स्टेंसी को होम्योस्टेसिस कहेंगे। ठीक है। और दूसरे लफ्ज़ों में इसकी डेफिनेशन करें तो मेंटेनेंस ऑफ नियरली कांस्टेंट कंडीशन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ अ सेल। ठीक है, इसको कहते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है ना। आप देखें ये एक सेल है अगर, तो इस सेल की इंटरनल इन्वायरमेंट की कांस्टेंसी याद रखें इसके बाहर वाले एटमॉस्फेयर की कांस्टेंसी पे भी डिपेंड करती है, याद रखें। ठीक है ना। तो ये अगर सेल के अंदरून है तो ये क्या होगा? बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड या फिर क्या कहेंगे? इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहेंगे इसको। ठीक है ना। तो डिपेंड करता है मतलब अंदरून बैरून पे डिपेंड करता है, मतलब अंदरून का कोई न्यूट्रिशन चेंज, ऑक्सीजन चेंज या कोई ऐसा चेंज, फॉर एग्जांपल पोटेशियम चेंज के हिसाब से एनवायरनमेंट की कॉन्स्टेंसी ठीक है ना कंट्रोल होती है। ठीक है ना। आप देखें कि इस होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में हमारे पास कंट्रोल सिस्टम्स हैं। ठीक है ना। हम इनको क्या कहेंगे? हमारे पास कंट्रोल सिस्टम्स हैं। ठीक है ना। अब ये कंट्रोल सिस्टम्स क्या करते हैं? बॉडी में या सेल के अंदर कोई डिस्टर्बेंस होती है ना, उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब कौन कौन से ये सिस्टम्स हैं मैं आपको बता। ठीक है ना। तो ये हमारे पास सिस्टम्स हैं कंट्रोल सिस्टम्स, पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम। दो सिस्टम्स हो गए। अब फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है हमारे पास दो टाइप्स के हैं। ठीक है ना। एक को हम कहते हैं फीड फॉरवर्ड कंट्रोल पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम और एक को हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। तो हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है ना। अब देखें पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम देखते हैं। फॉर एग्जांपल अब अगर ए क्या कर रहा है? स्टिमुलेट कर रहा है बी को और बी स्टिमुलेट कर रहा है सी को। ठीक है ना। अब सी क्या करेगा? सी करेगा सिग्नल्स देगा बैकवर्ड ए के लेवल पे और सिग्नल देगा दूसरे। ठीक है ना। अब देखें सी फीडबैक दे रहा है एट द लेवल ऑफ ए और सी फीडबैक दे रहा है एट द लेवल ऑफ बी। और अगर ये फीडबैक पॉजिटिव है, ठीक है ना, स्टिमुलेटरी है, तो इसको हम पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। ठीक है ना। तो याद रखें कि पॉजिटिव फीडबैक जो है कंट्रोल सिस्टम है ना, ये क्या करता है? ये ट्राई करता है सिस्टम को डीस्टेबलाइज करने के लिए। ठीक है ना। डीस्टेबलाइज करता है ये सिस्टम को। मिसाल हम कैसे लेंगे? फॉर एग्जांपल आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है ना। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और ब्लड प्रेशर जो बढ़ रहा है ना, तो फिर क्या होता है? ये फर्दर अगर ये इस प्रोसेस के थ्रू सिग्नल स्टिमुलेट करेगा तो ये ब्लड प्रेशर और भी बढ़ेगा और भी इश्यूज़ क्रिएट करेगा। इसीलिए कहते हैं कि जो पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है ना, वो डीस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम को क्या कहते हैं? दूसरे अल्फाज में इसको कहते हैं विशियस साइकिल बोलते हैं। ठीक है ना। इसको आपने याद रखना, विशियस साइकिल से आपको ये चीज़ आपको सही तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई ख़राब सिस्टम है। याद रखें पॉजिटिव फीडबैक आपको पता है कि ये हमारी बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल्स प्ले करता है। ठीक है ना। अब हम ऐसे प्रोसेसेस देखते हैं जिसमें पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम हमारी बॉडी की हेल्प करता है। ठीक है ना। अब एग्जांपल्स क्या है पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के? नंबर 1 ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है ना। ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है? आपको एक फैक्टर जो है क्लॉटिंग फैक्टर दूसरे फैक्टर को स्टिमुलेट करता है, अल्टीमेटली थ्रोम्बिन इज जनरेटेड। ठीक है ना। तो ये क्या है? ये पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है। इसी तरह दूसरा क्या है? ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल। ठीक है ना। ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल जब सोडियम चैनल्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं ना, तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के थ्रू ओपन होते हैं। ठीक है ना। इसमें भी ऐसा ही होता है कि वन सोडियम चैनल होता है वो क्या करता है? वो लीड करता है ओपनिंग ऑफ अनदर या फिर नेक्स्ट सोडियम चैनल को। ठीक है ना। तो याद रखें ये भी एक पॉजिटिव फीडबैक
कंट्रोल सिस्टम में। थर्ड है हमारे पास पार्चुरेशन, ठीक है ना, पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ, इसमें से आपको एमसीक्यूज आते हैं, यही हमारा एमसीक्यू है, ठीक है ना, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, इसमें होगा जब हेड ऑफ द फीटस क्या करता है, स्ट्रेच करता है सर्विक्स को, और इससे फिर क्रिएट होता है एक पॉजिटिव फीडबैक रिस्पॉन्स, ठीक है ना। अब इस रिस्पॉन्स के थ्रू क्या होता है, इंक्रीज कंट्रक्शन होती है किसकी, यूट्रस की, ठीक है ना, इंक्रीज कंट्रक्शन होती है यूट्रस की, और बेबी इज डिलीवर्ड, ठीक है ना, फिर डिलीवरी हो जाती है, ठीक है ना, डिलीवरी ऑफ द बेबी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास लैक्टेशन की, जब ज़्यादा से ज़्यादा सैकलिंग होती है वो फिर एक पॉजिटिव फीडबैक रिस्पांस क्रिएट करता है और इंक्रीज इजेक्शन ऑफ मिल्क होती है। नेक्स्ट है हमारे पास सर्ज, एलएच सर्ज, जस्ट बिफोर ओवुलेशन जो एलएच सर्ज होती है ना, वो भी एक पॉजिटिव फीडबैक रिस्पांस कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, सीसीके रिलीज जो होता है ना हमारा जो इंटेस्टाइन में से, तो वो क्या होता है क्या है, वो भी एक पॉजिटिव फीडबैक रिस्पांस, ठीक है ना, पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है। उसमें क्या होता है कि पेप्टाइड्स, ज़्यादा से ज़्यादा पेप्टाइड्स स्टिमुलेट करते हैं सीसीके रिलीज़ को, सीसीके फिर क्या करता है, एंजाइम सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है फ्रॉम द पेंक्रियास फिर ये एंजाइम्स फिर आके क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेप्टाइड्स क्रिएट करते हैं, ये पेप्टाइड्स फिर दोबारा सीसीके को रिलीज़ करने के लिए एक पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो अब नेगेटिव फीडबैक जो है, नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम देखते हैं कि ये क्या, ये है मेन कंट्रोल सिस्टम इन मेनी सिस्टम्स इन आवर बॉडी, ये मेन कंट्रोल सिस्टम है। फॉर एग्जांपल इसकी एक एग्जांपल ले लें, देखें जो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है ना, अब ये स्टिमुलेट करता है टीएसएच की सिक्रेशन को, ठीक है। अब टीएसएच फिर नीचे आके क्या करता है, T3 और T4 को ये स्टिमुलेट करता है ना। अब ये जो T3 और T4 क्या करते हैं, एट द लेवल ऑफ TSH नेगेटिव फीडबैक देते हैं, और एट द लेवल ऑफ TRH भी नेगेटिव फीडबैक देते हैं। तो ये एक अच्छी एग्जांपल है नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम की, तो ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंड प्रोडक्ट यानी कि ये ऑफ एन एक्शन या फिर ये एंड प्रोडक्ट या फिर रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस गिव्स नेगेटिव फीडबैक, वापस पहुंचता है नेगेटिव फीडबैक लेके, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम कहेंगे, ठीक है ना, अनलाइक पॉजिटिव फीडबैक। याद रखें नेगेटिव फीडबैक सिस्टम स्टेबलाइज करता है हमारे कंट्रोल सिस्टम को, ठीक है ना। हमने देखा कि पॉजिटिव फीडबैक जो है ना वो डिस्टेबलाइज कर रहा था, नेगेटिव फीडबैक स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। इसकी एक औसम मिसाल कौन सी है, देखें फॉर एग्जांपल हमारा बीपी बढ़ रहा होता है ना, उस वक्त क्या होता है, ये स्टिमुलेट करते हैं किसको, बेरोरिसेप्टर्स को, बेरोरिसेप्टर्स फिर क्या करते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू, नेगेटिव फीडबैक के थ्रू क्या करते हैं, अपने हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक स्टेबलाइजिंग फिनोमिना है ना, इसलिए इसको कहते हैं कि नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, बॉडी सिस्टम्स को स्टेबलाइज करता है, ठीक है, ठीक है ना। अब एक टर्म है गेन, जिसको हम गेन बोलते हैं, ठीक है ना। गेन से हम क्या करते हैं, इस टर्म से हम वी यूज़ इट टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ किसी भी कंट्रोल सिस्टम की इफेक्टिवनेस, अफादियत को हम चेक करने के लिए हम गेन का जो वो यूज़ करते हैं टर्म, ठीक है। गेन का क्या मतलब होता है, गेन इज इक्वल टू करेक्शन डिवाइडेड बाय एरर को हम गेन कहते हैं, ठीक है, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है यार गेन का, देखें याद रखें, फॉर एग्जांपल एक मिसाल लेते हैं बीपी की। फॉर एग्जांपल हमारा बीपी बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, बीपी काफ़ी बढ़ा हुआ है और ये पहुंचा हुआ है 120 तक, ठीक है ना, इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है ना, बीपी 120 तक इंक्रीज़ हो गया। तो हमारे जो बैरो रिसेप्टर्स हैं वो क्या करेंगे, थ्रू कंट्रोल सिस्टम के ज़रिए बीपी को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बीपी को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब सवाल ये है कि क्या ये 100% करेक्ट करेंगे, 100% बीपी को करेक्ट करेंगे, तो आंसर है नहीं, ठीक है ना, आंसर है नहीं, ये 100% कभी भी करेक्ट कर नहीं पाएंगे। देयर विल ऑलवेज बी डेफिसिट, ठीक है ना। तो इस जो डेफिसिट को हम क्या कहते हैं, हम रेजिडुअल एरर बोलते हैं, ठीक है ना, रेजिडुअल एरर, ठीक है ना। तो अगर हम इसी करेक्शन को डिवाइड करें एरर से तो हमारा गेन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, एक एग्जांपल के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया है कि एक पेशेंट लिया है जिसका बैरो रिसेप्टर इज़ नॉट इफेक्टिवली
वर्किंग, ठीक है, उसका बेरो रिसेप्टर इज़ नॉट इफेक्टिवली वर्किंग, और उसको हमने क्या किया है, ट्रांसफ्यूजन दिया है, ठीक है, ट्रांसफ्यूजन दिया है, ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लड की ह्यूज ट्रांसफ्यूजन दी है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब क्या है, अब ये उस पेशेंट का देखें हम कि अगर कहें कि शुरू का जो ब्लड प्रेशर था, शुरू का ब्लड प्रेशर अगर 100 था, तो फिर हमने ट्रांसफ्यूजन जो किया उसके बाद उसका ब्लड प्रेशर हो गया कितना कितना हो गया, उसका वो ब्लड प्रेशर हो गया 175 कहो मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो गया, ठीक है ना। अब ये देखें इनिशियल ब्लड प्रेशर, ट्रांसफ्यूजन हो गई उस पेशेंट को और हो गया उसका ब्लड प्रेशर क्या 175, ठीक है ना। तो ये तब है जब बेरो रिसेप्टर इज़ नॉट इफेक्टिवली वर्किंग, ठीक है ना, नॉट इफेक्टिवली वर्किंग, ठीक है ना, ठीक है ना। अब जनरली अगर बेरो रिसेप्टर इफेक्टिवली वर्क कर रहा होता तो ये जो राइज ऑफ ब्लड प्रेशर है ये पॉसिबल नहीं है एक अच्छे बेरो रिसेप्टर की मौजूदगी में, ठीक है ना। ऐसे केस में कितना ब्लड प्रेशर ऊपर जा सकता है, फॉर एग्जांपल कहो 125 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक ब्लड प्रेशर जा सकता है ऊपर, ठीक है, एक एफिशिएंट बेरो रिसेप्टर की मौजूदगी में, ठीक है ना, ठीक है ना। यानी कि गुड बेरो रिसेप्टर या फिर इंटैक्ट बेरो रिसेप्टर की मौजूदगी में बीपी कहाँ जा रहा है 125 तक, और नॉट इंटैक्ट यानी कि नॉट इफेक्टिव बेरो रिसेप्टर की मौजूदगी में ब्लड प्रेशर जा रहा है 175 तक। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो बेरो रिसेप्टर है ना वो करेक्ट कर रहे हैं ब्लड प्रेशर को करेक्ट कर रहे हैं कितने से कितने तक, नीचे 125 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक करेक्ट कर पाते हैं बेरो रिसेप्टर, ठीक है, ठीक है ना। तो ये करेक्शन कितनी है ये देखें, ऊपर से नीचे यहाँ इसकी डायरेक्शन देखें, ठीक है ना, यहाँ तक इसकी डायरेक्शन देखें, ये है करेक्शन -50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी की करेक्शन है जो कि एक इंटैक्ट बेरो रिसेप्टर कर पाता है, और डायरेक्शन देखें ये नेगेटिव है इसलिए, ठीक है ना, ये इसको 125 इधर लिख लें, ठीक है, तो ये नेगेटिव है इसलिए -50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है, ठीक है ना। अब ये करेक्शन होने के बावजूद भी 175 से 125 तक आने के बावजूद भी रेजिडुअल जो डिस्टर्बेंस है ना, वो रेजिडुअल जो डिस्टर्बेंस है जिसको हम रेजिडुअल डिस्टर्बेंस कहते हैं वो अपनी जगह पे आपको नज़र आएगा। तो कितना रेजिडुअल डिस्टर्बेंस कितना होगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ से ऊपर फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो ये हमारा रेजिडू 100 था ना, 100 से ऊपर ये देखें पॉजिटिव डायरेक्शन में 25 प्लस 25 इज़ द यहाँ का एरर, ठीक है, ठीक है ना। अब देखें यहाँ से यहाँ तक करेक्शन करने के बावजूद भी एरर कितना बचा हुआ है +25, ठीक है ना। तो अब हमारा गेन क्या होगा उस हिसाब से, ये देखें -50 डिवाइडेड बाई +25, ठीक है ना। तो ये कितना आता है -2 का हमारा गेन है, ठीक है ना, इसको हम गेन कहेंगे, ठीक है ना। अब इसको क्या कहेंगे, ये गेन है किसका, बेरो रिसेप्टर सिस्टम का इस एग्जाम्पल में, ठीक है ना, ठीक है ना। इसी तरह कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सुपाइन पेशेंट लाई हो गया है, लेट गया है, तो उसका क्या हो गया, फॉल इन ब्लड प्रेशर कितना हुआ है 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और बेरो रिसेप्टर ने उसको एकदम करेक्ट किया तो करेक्शन कितनी आई है 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, यानी कि ये गेन है, ठीक है ना, ये सॉरी नॉट गेन है, ये करेक्शन है, ठीक है। तो करेक्शन 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। तो अब इसको देखते हैं, ये देखें यहाँ पे 10, ठीक है, 10 से अगर फॉल कर गया है नीचे 10, ठीक है, यानी कि ये 10 नहीं, ये नॉर्मल बीपी से फॉल कर गया है, 10 नीचे आ गया ड्यूरिंग लाइंग डाउन। अब इस 10 से करेक्शन बेरो रिसेप्टर कितनी कर रहा है, करेक्शन दोबारा कितनी कर रहा है, करेक्शन कर रहा है ऊपर की तरफ 8, ये क्या है असल में ऊपर की तरफ डायरेक्शन है ना, +8 हो गया। अब +8 हमारी करेक्शन हो गई तो जो एरर कितना बचता है, एरर फिर यहाँ से यहाँ तक ये देखें -2, तो हमारी फिर गेन इस सिचुएशन में कितनी होगी, अगर करेक्शन है हमारी +8 है ऊपर की तरफ डायरेक्शन में, मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल बीपी की तरफ डायरेक्शन में, और एरर हमारा कितना बचेगा -2 एरर है यहाँ से यहाँ तक। फिर भी बेरो रिसेप्टर पूरा तो नहीं करता, हमने कहा था ना कि पूरा ठीक नहीं कर पाता, हमेशा उधर एरर रह जाती है, ठीक है। तो एरर हमारी -2, तो गेन कितना हो गया देखें, गेन हम क्या कहते हैं, करेक्शन डिवाइडेड बाय
एरर को हमने गेन कहा था, तो इस केस में -4 का हमारा गेन आ जाता है। इस तरह के एमसीक्यूज भी आपको दे दें कभी कभी, ठीक है ना। याद रखें कि बेरो रिसेप्टर की जो हमारी गेन है ना, बेरो रिसेप्टर की गेन जनरली होती है -2 और -4 इस तरह की होती है, ठीक है। लेकिन जो टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, अभी हम अगर एग्जांपल दे दें, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है ना, इसकी बहुत बड़ी ह्यूज गेन होती है इसकी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ह्यूज इसकी गेन होती है किसकी, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम की, ठीक है ना। तो टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम की गेन कितनी होती है, अराउंड -30। देखें बेरो रिसेप्टर और टेम्परेचर में कितना फ़र्क है, ठीक है ना। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम क्या है। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम देखें, मिसाल के तौर पर अगर आप किसी अपने रूम में बैठे हैं एक सख्त सर्दी में, और आपका एक्सटर्नल जो टेम्परेचर है, बाहर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ठीक है ना। अब उसकी देखा देखी आप क्या करते हैं, अपने हीटर को, आपके अपने रूम का टेम्परेचर कम नहीं हुआ अभी तक, आप क्या करते हैं, बाहर के टेम्परेचर को देखते हुए अपने रूम का हीटर ऑन करते हैं, यानी कि इन एंटिसिपेशन ऑफ एक्सटर्नल टेम्परेचर, ठीक है। आप क्या करते हैं, अपने रूम हीटर को स्विच ऑन करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक एग्जांपल है, ठीक है, ठीक है ना। यानी कि आपका रूम टेम्परेचर कम नहीं हुआ, बाहर का टेम्परेचर कम हुआ है, लेकिन आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि बाहर का टेम्परेचर आपके रूम का भी टेम्परेचर कम कर देगा। तो ठीक है, उस एंटिसिपेशन में आप क्या करते हैं, अपना हीटर ऑन करते हैं। इस टाइप ऑफ एग्जांपल ये जो है ना, ये फीड फॉरवर्ड जो है ना कंट्रोल सिस्टम कहलाती है, यानी कि ठीक है, इन एंटिसिपेशन ऑफ एन अनदर प्रोसेस, ठीक है ना, आपका चेंज आ रहा होता है, ठीक है, ठीक है ना। तो फीड फॉरवर्ड जो कंट्रोल सिस्टम की एग्जांपल हम लेंगे थर्मो रेगुलेशन से, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखें, आपका जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो बहुत कम हो रहा है, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बहुत कम हो रहा है, तो ये क्या करता है, ये आपका स्किन टेम्परेचर भी कम करता है, ठीक है ना, ठीक है। अब ये जो स्किन टेम्परेचर है ये डिक्रीज़ कर रहा है हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर को भी, ठीक है ना, कोर बॉडी टेम्परेचर CV इसको मैं कहता हूँ, कोर बॉडी टेम्परेचर को भी ये कम कर रहा है। कौन कम कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से स्किन टेम्परेचर की वजह से कोर बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है ना। बेसिकली कोर बॉडी टेम्परेचर की क्या डेफिनेशन है, ये आपके अंदर का टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल आपकी कैविटीज़ का टेम्परेचर, आपके लिवर के आसपास का, लंग के आसपास का टेम्परेचर, इसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली कोर बॉडी टेम्परेचर कहते हैं। तो स्किन की वजह से अगर कोर बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कोर कहते हैं, कोर बॉडी टेम्परेचर कहते हैं, और इसको हम शेल टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है ना, कोर और शेल, ठीक है ना। तो इसको हम शेल टेम्परेचर, इसको कोर टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अब जब भी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की वजह से स्किन टेम्परेचर कम होगा और स्किन टेम्परेचर की वजह से कोर बॉडी टेम्परेचर होगा, तो हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं, इनको क्या कहते हैं, सेंट्रल थर्मो रिसेप्टर्स बोलते हैं, ठीक है ना, सेंट्रल थर्मो रिसेप्टर्स, ठीक है ना। ये रिसेप्टर्स क्या करेंगे, इस चेंज को डिटेक्ट करेंगे, चेंज ऑफ टेम्परेचर को ये डिटेक्ट करेंगे, CTRs, ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ CTRs, वैसे इनको सेंट्रल थर्मो रिसेप्टर्स बोलेंगे, ठीक है, ठीक है ना। जब ये सेंट्रल केमो रिसेप्टर्स कोर बॉडी टेम्परेचर की कमी को महसूस करेंगे, तो ये सिग्नल करेंगे, सिग्नल किसको करेंगे, ये आगे सिग्नल करेंगे, ठीक है ना। अब ये जो CTRs डिटेक्ट कर सिग्नल करेंगे फीडबैक कंट्रोल सिस्टम को, ठीक है ना। फीडबैक कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, सिग्नल करेगा हीट ट्रांसफ़र मैकेनिज़म्स को, हीट ट्रांसफ़र मैकेनिज़म्स फिर क्या करेंगे, ये करेक्ट करेंगे कोर बॉडी टेम्परेचर को, ठीक है ना, ये फीडबैक है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये देखें, ये फीडबैक है, ठीक है, क्योंकि जब भी कोर बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा है ना, तो ये डिटेक्ट करते हैं हमारे सेंट्रल थर्मो रिसेप्टर्स, ये सिग्नल कर रहे हैं, ठीक है ना, किसको सिग्नल कर रहे हैं, हीट ट्रांसफ़र मैकेनिज़म्स को, जो कि फिर कंट्रोल करते हैं हमारे कोर बॉडी टेम्परेचर को, ठीक है, करेक्ट करते हैं, ठीक है ना। ये असल में है क्या, ये नेगेटिव फीडबैक है, ठीक है ना, ये नेगेटिव फीडबैक टू हीट ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म, ठीक है। ये क्या करता है, दोबारा करेक्ट करता है CBT को, ठीक है ना। तो इस केस में क्या है कि जब नेगेटिव फीड जा रही है कि ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, तो हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म दो होते हैं, ठीक है ना। दो कौन कौन से हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म्स, हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म्स दो होते हैं, एक हीट कंजर्वेशन मैकेनिज्म होता है और एक हीट डिसिपेशन मैकेनिज्म होता है। लेकिन इस केस में अगर कोर बॉडी टेम्परेचर लो हो रहा है तो हीट कंजर्वेशन मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा ना, जो कि फिर हीट को बढ़ाएगा बॉडी में, ठीक है। तो ये है फीडबैक,
ये फीडबैक मैकेनिज़्म है फ़िलहाल तक, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे बहुत बड़ा लेकिन है, लेकिन ये जो फिनोमिना है ना, ये नॉर्मली जनरल फिनोमिना नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब भी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कम होती है, ठीक है, उसकी वजह से जो स्किन टेम्परेचर जब कम होता है ना, तो लाजमी नहीं है कि हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर कम होगा, ठीक है ना, याद रखें, ठीक है ना। यानी कि जब भी हमारा एटमॉस्फेरिक चेंज की वजह से, टेम्परेचर चेंज की वजह से स्किन टेम्परेचर चेंज होता है ना, उस हिसाब से हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता, याद रखें, ठीक है ना। और ये क्यों नहीं होता? एक और मैकेनिज़्म है, उसकी वजह से चेंज नहीं होता, ठीक है। वो मैकेनिज़्म क्या है? देखें, स्किन जो टेम्परेचर चेंज अगर होता है ना, तो ये क्या करते हैं, ये थर्मो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है ना। थर्मो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं। ये कहाँ होते हैं? स्किन सरफेस पे होते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। इनको जब एक्टिवेट किया जाता है, ये देखें, टेम्परेचर चेंज हुआ, स्किन टेम्परेचर चेंज हुआ, बाहर का टेम्परेचर चेंज हुआ, स्किन का टेम्परेचर चेंज हुआ, तो जब चेंज हुआ तो यहाँ पे थर्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट किए जाते हैं। थर्मो रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? ऑन द स्किन सरफेस, ठीक है, ठीक है। अब ये जो हमारा थर्मोरिसेप्टर्स होते हैं, ये जब स्टिमुलेट होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं? ये सिग्नल करते हैं किसको? ये सिग्नल करते हैं फीड फॉरवर्ड। अब यह यहाँ पे हमारा फीड फॉरवर्ड आ रहा है, फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर सिस्टम को। ये फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर सिस्टम फिर क्या करता है पता है? ये फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर सिस्टम फिर हीट ट्रांसफ़र मैकेनिज़म्स एक्टिवेट करता है, ठीक है। हीट ट्रांसफ़र मैकेनिज़म्स एक्टिवेट करेगा और फिर क्या करेगा? कोर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है? बाहर का टेम्परेचर कम हुआ और स्किन टेम्परेचर फिर उसके साथ कम हुआ, तो बॉडी एंटिसिपेट कर रही है कि जो कोर बॉडी टेम्परेचर है वो कम होने वाला है, एंटिसिपेट कर रही है। तो वो क्या करती है? फिर सिग्नल स्किन के थ्रू थर्मो रिसेप्टर्स ऑफ द स्किन, वहाँ से फिर क्या? फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद फिर फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा हीट ट्रांसफ़र मैकेनिज्म को, जो कि कंजर्व करेगा हीट को, और हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है इस हिसाब से, ठीक है ना, याद रखें, ठीक है ना। तो ये मेंटेनेंस है असल में, याद रखें, बिफोर द डिक्रीज़ इन कोर बॉडी टेम्परेचर ये सारा प्रोसेस किया जाता है, ठीक है ना। कोर बॉडी टेम्परेचर को कम करने दिया ही नहीं जाता फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है कि जो थर्मो रेगुलेशन है, थर्मो रेगुलेशन, ये मेनली क्या है? ये फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम है, जबकि यहाँ पे फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी होता है, लेकिन मेनली ये फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, ठीक है ना। ये कैसे? ये देखें, अगर कोर बॉडी टेम्परेचर इज़ ऑलरेडी डाउन है, ऑलरेडी डाउन है ना, ऑलरेडी डाउन है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है, तो फिर फीडबैक कंट्रोल सिस्टम एक्ट करेगा, ठीक है ना। लेकिन इन एंटीसिपेशन ऑफ द डिक्रीज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमारा फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम एक्ट करता है और कोर बॉडी टेम्परेचर को कम होने देता ही नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। तो इसके अलावा एग्जांपल्स जो हैं थर्मो रेगुलेशन के अलावा, जो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम के जो एग्जांपल्स हैं, ये सिफेलिक फेज़ ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। फॉर एग्ज़ाम्पल स्मेल आती है, स्मेल जैसे ही आती है हमारी स्मेल फूड वगैरह की, तो इसकी एंटिसिपेशन में क्या होती है? गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन होती है, ठीक है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है रिसेप्टिव रिलैक्सेशन ऑफ द स्टमक, ठीक है ना। जब जो हम नवाला लेते हैं, ठीक है, नवाला फेरिंक्स से नीचे आता है, तो स्टमक क्या करता है? उसको सेंस करता है कि इन एंटिसिपेशन ऑफ द जो पेरिस्टाल्सिस या नीचे जो निवाला आता है, उसकी एंटिसिपेशन में स्टमक क्या करता है? रिलैक्स हो जाता है। इसको भी फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है, ठीक है ना। इसके अलावा तीसरी एग्जांपल है कि हार्ट रेट बढ़ जाता है, जब इंक्रीज इन हार्ट रेट इवन बिफोर द स्टार्ट ऑफ एनी एक्सरसाइज। ये भी एक फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म है, ठीक है ना। जब भी आप देखें, खुद महसूस करें कि जब भी आप कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं ना, तो उससे पहले ही आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ सिंपैथेटिक एक्टिविटी, ठीक है ना। तो हार्ट रेट बढ़ती है, बेशक आपने अभी एक्सरसाइज स्टार्ट ना भी की हो ना, तो ये आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म के थ्रू। ये ऐसे इसलिए होता है कि इसकी साइकिक स्टिमुलेशन होती है, ठीक है ना, साइकिक स्टिमुलेशन, जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ेगा, ठीक है। इसके अलावा ये देखें, यहाँ पे MCQ नंबर 59 है,
चाइल्ड बर्थ यानी कि पार्चुरेशन इज़ है, इसका ऑप्शन है पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। तो ये हमारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, ठीक है ना, कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। अब इसी तरह एक MCQ हमने थर्मो रेगुलेशन अभी पढ़ा है, तो इसका देखें थर्मो रेगुलेशन, इसके ऑप्शंस क्या हैं, डिपेंड्स अपॉन कोर बॉडी टेम्परेचर, और उसके अलावा क्या है, डिपेंड्स अपॉन आउटर इन्वायरमेंट और ह्यूमिडिटी। तो इसका आंसर यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कोर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है ना। तो आउटर इन्वायरमेंट भी आप देख सकते हैं एक ऑप्शन में आ जाता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी एक MCQ देख लें कि नेगेटिव फीडबैक mechanism is for to bring back body to normal, to make hormones level increase and to help a child birth। तो इन तीनों ऑप्शंस में से हमने कहा था ना कि जो नेगेटिव जो फीडबैक है वो स्टेबलाइज करता है बॉडी को, ठीक है ना, स्टेबलाइज करता है। इसी तरह हमने देखा कि जो पॉजिटिव फीडबैक में हार्मोन लेवल्स इंक्रीज़ होते हैं और चाइल्ड बर्थ भी यानी पार्चुरेशन भी एक पॉजिटिव फीडबैक है, ठीक है। तो इस हिसाब से आंसर हमारा बनता है ए, ठीक है। इस तरह ये यहाँ पे देखिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इज़ एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इज़ एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक। फिर अगेन देखें कि ये व्हेन इसोफेजियल पेरिस्टाल्सिस रीचेस टू लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर विल रिलैक्स अहेड ऑफ द पेरिस्टाल्सिस, ठीक है ना। तो ये असल में ये क्वेश्चन क्या है, ये फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है। हमने कहा था ना कि जो हमारे पास जो सिफेलिक फेज ऑफ गैस्ट्रिक एम्पटिंग, सिफेलिक फेज ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन हो गया, गैस्ट्रिक सिक्रीशन हो गया, और हार्ट रेट का इंक्रीज़ होना प्रायर टू एक्सरसाइज, इसी तरह थर्मो रेगुलेशन हो गया। ये फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम्स हैं, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। ये हमारा जो जिस तरह खाने की स्मेल पे हमारा जो एसोफेगस डायलेट होता है, इसी तरह स्टमक डायलेट होता है, इसी तरह जो ऊपर से पेरिस्टाल्सिस आ रही होती है ना, तो ऑलरेडी स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। इस तरह ये यहाँ पे देखिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इज़ एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इज़ एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक।